हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भाई रिवीजन स्टार्ट किया था। थोड़ा से हमने कंप्लीट किया था। इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको, मतलब कि डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, हिस्ट्री के बारे में बताया था। ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज इकोनॉमी के अबाउट एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो इसमें कई सारे एमसीक्यू बताए थे कि इसे याद रखना। एजे ब्राउन सिस्टम इज द, ये सारा सब कुछ। उसके बाद हमने बताया था कि ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, ये याद रखना। ठीक है ना। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया ये याद रखना। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1776 एडम स्मिथ पब्लिश किए थे, नाम याद रखना। और बुक का नाम याद रखना, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है ना। व्हाट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमी। ये इतना सारा याद करने के लिए बोले थे। ठीक है। फिर हमने बताया था आपके इसके दो फैक्ट्स होते हैं, मतलब कि आपके अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है ना। स्केयर रिसोर्सेज जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। अल्टरनेटिव यूज की वजह से आपके पास क्या होते हैं, स्केयर रिसोर्सेज होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी। अब ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, क्या करना था आपको कि जो आपके स्केयर रिसोर्सेज थे और इसके क्या करना था आपको, मतलब कि जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उस वांट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू यूजेस एंड इफिशिएंसी यूज, मतलब कि आपका क्या है कि आप अपने वांट्स को, भाई अनलिमिटेड वांट्स को ऐसे सेटिस्फाई करेंगे जैसे कि आपका भाई जो भी है नेसेसरी है, या फिर हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन जिससे मिलता है। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे आज से व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग made choice to allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants। मतलब क्या कह रहा है कि भाई आप ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब एक इंसान जैसे हम लोग हैं, इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे चॉइस होते हैं। ठीक है ना। बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इन सच मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। इस तरह से अब हमें क्या करना होता है, हमारा जो कंज्यूमर है वो अपने मैक्सिमाइजेशन सिस्टम, मतलब कि सेटिस्फैक्शन को क्या करता है वो, भाई अपने स्केयर रिसोर्सेज का यूज करके जो भी मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन है उसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज दियर प्रॉफिट। अब देखो इसमें ध्यान से सुनो। अगर कंज्यूमर है तो वो क्या करेगा, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेटिस्फैक्शन। और अगर आपका क्या है, ये कंज्यूमर की बात है। दूसरा, अगर मान लो आपका भाई प्रोड्यूसर है, क्या है, प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है ना। प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है। और वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके। अब थर्ड पॉइंट पे आता है आपका, क्या आता है, सोसाइटी। अब सोसाइटी के केस में हम लोग क्या देखते हैं, सोसाइटी के केस में हम लोग देखते हैं कि भाई सोसाइटी को क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो उसे क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। ओके। चलो, तो ये आपके तीन पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन,
ओके, ठीक है, ये नोट कर लेना। प्रोड्यूसर सेटिस्फाई मतलब कि मैक्सिमाइज करता है अपने प्रॉफिट को, और सोसाइटी मैक्सिमाइज करती है सोशल वेलफेयर को, ठीक है ना। ओके, चलो, वही सारा सब कुछ है। ये देखो, कह रहा है व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर भाई एक, हम किसकी बात करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, चॉइस एंड एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दियर अनलिमिटेड वांट। किस तरह से, इन सच मैनर, अगर कंज्यूमर है तो मैक्सिमाइज करेगा सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर है तो मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट, सोसाइटी है तो मैक्सिमाइज करेगी सोशल वेलफेयर। तो ये है आपका व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स की। देखो भाई, डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो आपको साइंस ऑफ वेल्थ है। आपकी इकोनॉमी क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। आपकी इकोनॉमिक साइंस भी है, आर्ट भी है, आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो चलो, आपकी जो इकोनॉमी है, साइंस ऑफ वेल्थ के बारे में किसने बताया, अभी हमने ऊपर भी बताया था। 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था, जिसमें हमने आपको बताया था। तो उन्होंने अपने बुक्स में साइंस ऑफ वेल्थ के बारे में ही ज्यादातर बताया था, ठीक है ना। तो अब इनके अलग अलग क्या है, अलग अलग लेखक हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग राइटर है, जो भी है। तो अब इनको याद करके रखना है भाई, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा। तो साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ऐसे पूछ लिया। अब उसके बाद बताओ कौन इसे डिफाइन किया है। तो आप जानते हो भाई, एक बुक लिखा था कौन, भाई इन 1776 wrote a book an economics and provides his status of separate science, मतलब कि सेपरेट साइंस। दैट इज वाई एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब याद रखना, एक एमसीक्यू यहाँ पे भी है, मतलब कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं। और इनके बुक का टाइटल का नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये देखो, वेल्थ ऑफ नेशन मतलब कि साइंस विच डील्स विद वेल्थ, मतलब जो साइंस है वो डील करती है किससे, वेल्थ से। अब वेल्थ क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, नेटवर्थ, ठीक है ना। चलो, डील्स विथ वेल्थ, जेबी से, जेबी कहते हैं जो आपका भाई साइंस विच डील्स वेल्थ, ये आप याद रखना जेबी से के बारे में, ठीक है ना। साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। अब आपकी भाई सेकेंड डिफिनीशन आती है इकोनॉमिक्स की, साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग ऑफ वेलफेयर। ओके, मतलब कि अब दूसरे राइटर्स आएंगे, वो अपनी बुक में इकोनॉमिक्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। वो क्या कहेंगे, साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग वेलफेयर डिफिनीशन, मतलब इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन में इन्होंने भाई साइंस ऑफ मटेरियल एंड वेलफेयर के बारे में, मतलब इन्होंने क्या प्रमोट किया है, वेलफेयर के बारे में, ठीक है ना, वेलफेयर। चलो, he gave a new definition of economics in this famous book Principle of Economics in 1890। मतलब बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, 1890 में डिफाइन किया गया है। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मेन काइंड in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely concerned with the attainment and with the use of material requisite of well-being. Thus, it's on the it is on the one side a study of wealth, मतलब कि भाई क्या है, on the one side study of wealth and the other more important side part of the study of the man। तो अल्फ्रेड मार्शल ने
क्या किया है, इकोनॉमिक को डिफाइन किया है। कैसे भाई, इकोनॉमिक इज के बारे में ज्यादातर इन्होंने फोकस किया है वेलफेयर के बारे में, ठीक है ना। स्टडी ऑफ द मैन अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग आपकी इकोनॉमिक जो है वो क्या है, ज्यादा इन्होंने फोकस किया है वेलफेयर के बारे में। अब साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। अब आप जानते हो भाई, एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसका क्या है, अनलिमिटेड वांट्स वगैरह के बारे में, स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है ना। किससे बना है स्केयर रिसोर्सेज, क्योंकि चॉइस है। भाई चॉइस है ही है, आप जानते हो आपके पास अगर कोई भी रिसोर्सेज आया तो आप उसमें चॉइस निकाल लेते हो। रिसोर्सेज का मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा ही हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, बट डिपेंड करता है आप क्या है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सोसाइटी से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। लियोनेल रोबिन्स, अब कौन है ये, लियोनेल रोबिन्स गेव अ मोर साइंटिफिक डिफिनीशन। इन्होंने क्या किया है, ज्यादा साइंटिफिक डिफिनीशन के बारे में बताया है, डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को। द बुक नेम, अब इनकी बुक का नाम भी याद रखना है आपको, क्या नाम है, कह रहा है एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो ये बुक का नाम है एनईजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है ना। इन 1932 हिज डिफिनीशन इज एज फॉलो। अब भाई इनके डेट भी याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने डेट एडम स्मिथ के बारे में बताया था, तो 1776 के बारे में। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था एल्फ्रेड मार्शल, जो कि इन्होंने डिफिनीशन दिया है 1890 में, ठीक है ना। अब आए हैं आपके कौन, लियोनेल रोबिन्सन ने 1932, जो कि आपको पता है ये एक 1932 एक्ट है, एलएलपी एक्ट 1932, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि इनके लेटर में भी एल आता है, रोबिन्सन, ठीक है ना। तो एलएलपी के एक्ट से मैच करता है, कौन है राइटर, लियोनेल रोबिन्सन, ठीक है ना। चलो, तो अब आपका, हाँ चलो देखो, एक मिस्टेक हो गई थी। ये जो आपका 1932 है, ये पार्टनरशिप एक्ट है, ओके। चलो, तो अभी हम लॉ नहीं पढ़ा रहे, लॉ की क्लास में ये सारी चीजें हो चुकी हैं, होती भी है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि जो लियोनेल रॉबिन्सन है वो क्या कर रखे हैं, साइंटिफिक डिफिनीशन दे रखे हैं इकोनॉमिक्स की, जिसमें आपका बुक का नाम है एन ईजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस इन 1932, ठीक है ना। इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि इन्होंने बताया इकोनॉमिक क्या है, एक प्रकार की साइंस है जिसमें आपको स्टडीज पढ़ाया जाता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्केयर मीन्स। मतलब कि इसका मतलब भी आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या है, इंड, इंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट आपको याद रहेगा कि लियोनेल रॉबिन्सन ने क्या बताया, और कौन सी बुक है, डेट क्या है, 1932 है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। भाई आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब आपकी लास्ट डिफिनीशन आई है इकोनॉमिक्स की। भाई चलो, लास्ट डिफिनीशन है साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है साइंस ऑफ, अब इन्होंने बताया क्या है ये साइंस, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है ना। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय केयर प्रोडक्टिव resources with could have alternative use to produce various commodities over time, distribute them for consumption now and in the future among various people and group of society, ठीक है ना। लेखक का नाम है पाउल आ सैमुलसन, सैमुलसन नाम है, ठीक है ना। पाउल आ सैमुलसन है जिन्होंने
साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट याद रखना, ठीक है ना। तो अब वो आपको एमसीक्यू में बहुत सारे पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं भाई, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें कोई ईयर नहीं दिया, बस भाई राइटर का नाम लिखा है, पाउल सैमुअल्सन्स, ठीक है। चलो, अब आगे आपका है बिजनेस इकोनॉमिक, ठीक है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बता रखा है, इकोनॉमिक इन बिजनेस इन्वायरमेंट एज वी आर अवेयर द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड डिसीजन। क्या कह रहा है, आपका बिजनेस क्या है, मतलब सरवाइव करे या सक्सेसफुल रहे, तो वो डिपेंड करता है साउंड डिसीजन पे। बिल्कुल सही बात बताई है। देखो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको क्या होता है कि जैसे अपने बिजनेस को अगर क्या कर रहे हो, मान लो कि कोविड 19 आया था, ठीक है ना। कोविड 19 आया था, अब उन उसमें जिन्होंने भाई कोई डिसीजन नहीं लिया, भाई जो एक्टिव लोग नहीं रहते हैं, मतलब कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिजनेस करते रहते हैं, वो क्या नहीं करते, टाइम पे अपने आप को चेंज नहीं करते, ठीक है ना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब अगर देखो, आपने देखा होगा जब कोविड 19 आया है, उसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन भाई कितना तेजी से फैल गया। इसके पहले इतना ज्यादा इसमें क्रेज नहीं था। अब देखो, जैसे कोविड 19 आया, लोगों को डिफिकल्टीज हुई, लोगों ने क्या निकाला भाई, अलग अलग तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया, रिस्क लिया। भाई अगर वो लोग क्या किए, वैसे ऑनलाइन मोड के लिए भाई बड़े बड़े क्या लिए, भाई आप जानते हो, पढ़ाने के लिए बोर्ड लेना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड इतने महंगे पड़ते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, रिस्क लिया, मतलब डिसीजन लिया, साउंड डिसीजन। देखो समझ में आया। तो आपका बिजनेस क्या करे, सरवाइव करे, आगे चलता रहे और आगे सक्सेस में हो जाए, मतलब बिजनेस में सक्सेस आए, तो इसके लिए आपको साउंड डिसीजन लेना पड़ेगा। साउंड डिसीजन आप साउंड नॉलेज से देख सकते हैं। साउंड नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ाने के लिए क्या नॉलेज होना चाहिए, साउंड नॉलेज, डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, बिजनेस में डिसीजन लेना है, तो भाई साउंड डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, सरवाइव करेगा, ठीक है ना। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे हमने एग्जांपल रिलेट किया कोविड 19, भाई उसमें जिन्होंने डिसीजन लिया और भाई रिस्क लिया और ऑनलाइन मोड में गए, वो ज्यादा आज उठकर ऊपर है, आप जानते ही हो, बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं। अब देखो, वो लोग ऑफलाइन में इतना फेमस नहीं है, जब से ऑनलाइन आया वो सब फेमस हो गए, सिंपल सी बात है। चलो, डिसीजन मेकिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative course of action on the basis of information। अब देखो, कह रहा है कि डिसीजन, जो आपका डिसीजन होता है मेकिंग, रिफर करता है टू प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। देखो, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव चीजें हो सकती हैं, बट अब आपको क्या करना है भाई, जो चीज बहुत ही ज्यादा मतलब क्या हो, अप्रोप्रिएट चीज को आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट इफिशियंट मीन्स। देखो, आपको कौन सा भाई किसको अडॉप्ट करना है, most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative courses of action on the basis of information in context a business. Such question is arise as our productive resources such as land, labor, capital and management are limited। मतलब कि भाई आपको कोई भी एक्शन अल्टरनेटिव लेना है, तो उस केस में आपको वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो भी रिसोर्सेज यूज होंगे, लाइक लैंड यूज होगा, लेबर यूज होंगे, कैपिटल यूज होंगे, मैनेजमेंट, ये सारे लिमिटेड है। अगर आपने यूज कर लिया और वो आपका डिसीजन क्या नहीं था, ठीक नहीं था, तो सब वेस्ट हो जाएगा।
and can be employed in alternative uses, therefore more efficient alternative must be chosen। अब आपको कौन सा भाई डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत है, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा रहेंगे तो आप क्या करोगे, चूज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी कि विच ऑप्शन गिव्स बेटर चांस, मतलब कि आपको ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा कौन सा ऑप्शन। अब ये आपको चूज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी एंड लेस इफिशिएंट अल्टरनेटिव मस्ट बी रिजेक्टेड। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, जिससे आपको क्या रहेगा, लेस इफिशिएंट अल्टरनेटिव रहेगा, उसे आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। जो इफिशिएंट आपको क्या देगा भाई, वो आप चूज करोगे, ठीक है ना। चलो अब आपका क्या कह रहा है, बेसिस ऑफ सच डिसीजन यूज्ड बाय मैनेजमेंट, बेसिस ऑफ सच डिसीजन यूज्ड बाय मैनेजमेंट। अब आप जानते हो डिसीजन कौन लेता है भाई, आपके टॉप बंदे होते हैं। जानते हो आपके बिजनेस में कई लेवल होते हैं, एक टॉप लेवल होते हैं जिसे आपको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है ना, और बीच के बंदे होते हैं, फिर उसके बाद बॉटम के होते हैं। ऐसे आपके लेवल्स डिसाइड किए जाते हैं। तो जो जो आपके टॉप के बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना, सारा सब कुछ अच्छे तरीके से, क्योंकि वो उन भाई वो ये सारे टॉप बंदे जो बैठे होते हैं इनके अंदर एक्सपर्टीज होती है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बंदे होते हैं, ठीक है ना। चलो तो वही कह रहा है कि जो आपका बेसिस ऑफ सच डिसीजन यूज्ड बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है ना। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अंटिल जनरली नीड टू मेक स्ट्रेटजी, आप स्ट्रेटजी बनाओगे, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन लोगे। a few example of issue requiring decision making in the context of business। अब आपका ये पॉइंट, शुड आवर फर्म बी इन द दिस बिजनेस, आपकी बिजनेस भाई मतलब कि जो भी डिसीजन लेने जा रहे हो आपकी बिजनेस उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा, शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिव द हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट इन्वायरमेंट। अब देखो आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, देखो डिसीजन लेने का मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। भाई आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिव द हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट इन्वायरमेंट। अब देखो आप अगर मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आप जानते हो आपका प्रोडक्ट भाई किसी दूसरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट होगा। अब अगर आपका काम भाई जो प्रोडक्ट है क्या है, हाईली कॉम्पिटेटिव है, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, दिक्कत में आ जाएगा। तो आपको क्या करना, अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाना है। जैसे कि आपने देखा भाई अभी अभी जो कोक एंड पेप्सी वगैरह है, इनका एक कॉम्पिटेटिव भाई आ चुका है, कॉम्पिटेटिव मार्केट में आया, जिन्होंने मोटा भाई अपने भाई, अब रिलायंस वालों ने कितना बड़ा रिस्क लिया भाई बताओ। मार्केट में फर्स्ट टाइम आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना कोई जानता नहीं है, ना रॉयल्टी मतलब लॉयल्टी है, कुछ भी नहीं है कस्टमर के पास। तो आपके पास एक ऑप्शन है, प्राइस कम करो। जब प्राइस कम करोगे तो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो इन्होंने क्या किया भाई, प्राइस ही कम कर दिया। जो 20 रुपीज की मिलती थी वो कितने की मिल रही है, 10 रुपीज की। बताओ मतलब कि जो मार्केट में आपके इनके सब्सिट्यूट बेच रहे थे 20 रुपए के, इन्होंने क्या बेचा, 10 रुपए के। तो मार्केट को कवर करने का एक ही केवल है भाई क्या, रेट कम करके भाई अपना प्रॉफिट कम करो, ठीक है ना, जिससे आप मार्केट में सरवाइव कर सको। आप अगर एक बार मार्केट में सरवाइव कर गए तो अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अब कितना बड़ा डिसीजन है भाई, मार्केट में अगर आप 20 रुपीज का लॉन्च करते तो भाई आप ये बताओ, जब जो बंदा एक पेप्सी भाई कोक ये पी रहा है तो आपका नया प्रोडक्ट जो आएगा सेम रेट पे उसको क्यों ट्राई करेगा भाई, बताओ भाई। उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नया है आपका प्रोडक्ट,
ठीक है ना। तो इस केस में जो आपके कस्टमर होते हैं वो क्या नहीं करते, ज्यादा उसे यूज नहीं करते। ठीक है ना। चलो, तो अब अगर जैसे उनको एफोर्डेबल लगा भाई कि रेट इसका डायरेक्ट 10 रुपए है, तो कोई भी इसे भाई पी लेता है। ठीक है ना। तो ये आपका कैंपा जो आया है उसका हमने एग्जांपल लिया। चलो, अब क्या है, इफ द फर्म डिसाइडेड on launching the product which available technique of production should be used। कह रहा जो भी फर्म डिसाइड करेगी लॉन्च करने के लिए द प्रोडक्ट विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड, मतलब अब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, अब उसकी टेक्निक आपके मतलब कहाँ नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं है। तो आपके पास जो डिसीजन ले रहा है, जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, आप बताओ आपके पास वो मशीनरी अवेलेबल है या नहीं है, टेक्निक, ठीक है ना, वो टेक्निक अवेलेबल है या नहीं है, ये सारा सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही डिसीजन लोगे ना। ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट क्या करेगी, चेक करेगी, एनालाइज करेगी, तब डिसीजन लेगी। ठीक है ना। चलो, अब आगे है, फ्रॉम वेयर शुड द फर्म परचेज द नेसेसरी इनपुट एंड एट व्हाट प्राइजेस सो एज टू हैव द कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। मतलब कि आप इनपुट परचेज करते हो, जानते हो जो आपका इनपुट होता है वो आपके कॉस्ट को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है ना। अगर आपका इनपुट क्या हुआ, कॉस्टली हुआ, तो आपका जो फिनिश गुड होगा वो भी कॉस्टली होगा। सिंपल सी बात है। तो वही कह रहा, फ्रॉम वेयर शुड द फर्म परचेज द नेसेसरी इनपुट एंड एट व्हाट प्राइजेस सो एज टू हैव कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। ठीक है ना। तो प्राइस पे भी, इनपुट पे भी मैनेजमेंट क्या करेगी, फोकस करेगी। शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स आर बाई देम फ्रॉम अदर फर्म्स। कह रहा है कि ये क्या करेगी, फर्म मेक द कंपोनेंट्स आर बाई देम अदर फर्म। भाई आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स को बाई करने होंगे अदर फर्म से। ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ डिसीजन में भी पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा। हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड एट विच प्राइस शुड द फर्म सेल। आपको क्या करना है भाई, आपने जो इनपुट लगाया, इनपुट लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, फिनिश गुड, फिनिश गुड मिलेगा। तो आपका जो फिनिश गुड्स होगा, ये भाई इनपुट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके फिनिश गुड प्रोड्यूस करो। मान लो इस इनपुट का यूज करने से एक यूनिट से भाई आपको कितने यूनिट मिल रहे हैं, 1.5 यूनिट। आप इसे इतना ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो कि भाई 2 यूनिट प्रोड्यूस्ड हो जाए। ठीक है ना। जिससे आपके भाई क्या हो जाएगा, फिनिश गुड ज्यादा हो जाएंगे और आपका जो इनपुट है कम लगेगा। तो वही चीज हो रही है। उसके बाद आपको जैसे ही भाई इनपुट के हिसाब से फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, भाई इसका रेट रखना पड़ेगा। भाई इनपुट आपका क्या होगा, कॉस्टली होगा, तो आपका फिनिश गुड्स भी कॉस्टली होगा। तो वही चीज कह रहे थे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इनपुट को परचेज करना है, तो जहां से अदर फर्म से परचेज करना है, और भी कंपोनेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से आप क्या करो, मैनेजमेंट के द्वारा आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा। फिर आप फिनिश गुड्स आया तो उसका क्या करना है, आपको प्राइस अच्छे से डिसाइड करना है। ठीक है, व्हाट प्राइस शुड द फर्म सेल। फिर आगे आपका हाउ विल द प्रोड्यूस द सॉरी हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, विच कंज्यूमर सेगमेंट शुड बी फोकस। अब ध्यान से सुनो, आपका जो प्रोडक्ट है भाई, आपका सेगमेंट क्या है, आप किनको टारगेट करते हो। भाई आपको एज के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो कि आपका 18 से 24 एज वाले, या फिर आपके भाई ओल्ड एज वाले 60 से एबव वाले प्रोडक्ट यूज करेंगे, या फिर 10 से बिलो वाले या यूज करेंगे। आपका सेगमेंट क्या है, सेगमेंट का मतलब आपका प्रोडक्ट एज वाइज किसके लिए है। ठीक है ना। चलो, और सेगमेंट मतलब आप किस किस एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे। ठीक है ना। चलो, तो वही कह रहा है, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस एट द मार्केट
भाई मार्केट प्लेस कौन सा चूज करोगे, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करोगे भाई, ठीक है ना। आप जानते हो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से इंडिया की बात की जाए तो भाई नॉर्थ साउथ अलग अलग साइड आप क्या करोगे, किस भाई आप किस साइड अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, ठीक है ना। तो वही चीज है, विच कंज्यूमर सेगमेंट शुड बी फोकस ऑन एंड हाउ टू improve द कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, शुड बी चूजेन, आपने कौन सी मार्केट स्ट्रेटजी चूज कर रखी है, कौन सा एरिया चूज कर रखा है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है आपको, कि भाई अगर आप नॉर्थ इंडिया में सेल कर रहे हो तो आपको कस्टमर के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, कस्ट भाई नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया या फिर जो भी इंडिया की बात की जाए अलग अलग जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग, तो वहां के जो आपके क्या है कस्टमर है, कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम करना पसंद करते हैं, ये सारा सब कुछ आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। हाउ मच शुड बी द मार्केटिंग बजट, आपका मार्केटिंग बजट क्या है, ठीक है ना। हाउ टू कम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड, आप जो प्रोडक्ट या जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें आपकी अनसर्टेनिटी कितनी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये था आपका, देखो भाई अगर आपको बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता है तो आप बिजनेस को क्या कर सकते हो, अच्छे से सरवाइव कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं पता, अगर उसके बाद आप डिसीजन, भाई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट मतलब साउंड डिसीजन, ओके, इकोनॉमिक इज बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, इन बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, फिर उसके बाद हमने आपको बताया मैनेजमेंट कैसे भाई डिसाइड करेगा, साउंड इन भाई साउंड डिसीजन यही है कि ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे, ओके, इसीलिए किया मतलब क्या बताया गया है कि साउंड डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर आप साउंड डिसीजन लेते हो तो आपके भाई बिजनेस में भाई आपका बिजनेस सरवाइव करेगा, ओके। अब आगे क्या है डिफिनीशन, एज पर जोएल डीन defines the business economics in terms of the use of economy analyzed in the formulation of business policy, मतलब कि आपको क्या करना होगा कि बहुत सारे टर्म यूज किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, जो कि आपका फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। Business economic is essentially a component of applied economics as it include application of selected quantitative techniques such as linear program regression analysis, capital budgeting, breakdown analysis and cost analysis। भाई आपको क्या करना होगा, बहुत सारी अगर आप पॉलिसी ऑप्ट करते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज सिलेक्टेड, क्या है, business economic essentially a component of applied economics as a include application of essentially component of applied economic is include, ठीक है ना। आपको बहुत सारे क्या करने होंगे, टेक्निक अपनाने होंगे सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, रिग्रेशन सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक सच सॉरी एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक डाउन एनालिसिस, कास्ट एनालिसिस, ये सारा सब कुछ आपको अच्छे से क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप बिजनेस में अच्छे तरीके से कर रहे हो, पॉलिसी को क्या कर रहे हो, एडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एज पर इवेंट्स डॉगलस, ठीक है ना, इवॉन्स डॉगलस के अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस इकोनॉमिक की डिफिनीशन क्या है, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन देख रहे हैं, ठीक है ना, इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन देखी थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज प्रिंसिपल एंड मेथोलॉजी टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन अ बिजनेस फर्म अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो आपके जो क्या है इवॉन्स डॉगलस है, उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बोला कि आपको बिजनेस लॉ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, मेथोलॉजी एंड मैनेजियल डिसीजन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना, सारी कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज क्लियर होनी चाहिए। तो इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है, ओके। आई होप आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पता चल गया होगा।
इकोनॉमिक इन बिजनेस इन्वायरमेंट, और उसके बाद फिर मैनेजरियल डिसीजन, फिर आपको डिफिनीशन के बारे में, कौन डिफिनीशन दो लोगों ने डिफाइन किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स को, कौन जोएल जोएल डीन और इवॉन्स डगलस, ठीक है ना। तो इन दोनों ने कैसे डिफाइन किया, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जो कि आपकी दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है ना। चलो, अब आपको मीनिंग देखना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो रिफर्ड एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिक। इट इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथोलॉजी। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व द प्रोसेस मेकिंग रैशनल जजमेंट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन सिलेक्टिंग करना पड़ेगा, जो भी चॉइस वगैरह अल्टरनेटिव डिसीजन है उन सबको। डिसीजन मेकिंग इन द इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। भाई डिसीजन क्या है, हमने बताया था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक्स है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक प्रोवाइड लाइक बजटिंग, मार्केटिंग, एनालाइज। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, सारा सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। साइंटिफिकली अप्लाई टू टेक साउंड डिसीजन मेकिंग। द बिजनेस इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच एम टू साइंटिफिक एप्लीकेशन इकोनॉमिक नॉलेज, लॉजिक थ्योरीज एंड टूल्स लाइक टू टेक रैशनल बिजनेस डिसीजन, ठीक है ना। चलो मिलते हैं। अब क्या है आपका भाई सेशन यहीं तक रहेगा आज की क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक और उनके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। भाई क्या करो, सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक के साथ। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।